अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि हम लोग सारे एसिड्स को रिकॉर्ड करते हैं बट सिर्फ दो एसिड को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो बायोलॉजिकल एसिड्स था और वेस्टिंग एसिड्स था। बायोलॉजिकल एसिड के अंदर दो एसिड था, लिविंग एनिमल्स और ट्रीज प्लांट्स। पर बियरर प्लांट को हम लोग टैंजिबल एसिड कहते हैं। बट ये बियरर प्लांट क्या होता है? बियरर प्लांट होता है जिसमें जिस पेड़ में कुछ लगा रहे और हम लोग सिर्फ उस चीज को तोड़ते हैं और बेच देते हैं। जैसे बियरर प्लांट होता है, जैसे कि मैंगो ट्रीज के केस में क्या होता है, हम लोग सिर्फ मैंगो को तोड़ते हैं, मैंगो को तोड़कर उसको तोड़कर बेच देते हैं, हम लोग ट्रीज को नहीं काटते हैं। तो इसलिए मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री, ये सब क्या है, सब बियरर प्लांट है, जो अपने ऊपर कुछ बियर करता है, कुछ लगा के रखता है, जो कोई फल रखता है अपने अंदर, और हम लोग सिर्फ फल को तोड़कर बेच देते हैं। और ट्रीज ईयर आफ्टर ईयर हमारे पास रहता है, जड़ से, रूट से, हम लोग पेड़ को नहीं काटते हैं। तो इस तरीके के ट्रीज को फिक्स्ड टैंजिबल एसेट कहते हैं। मतलब मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज, ये सब फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स है। पर कौन कौन सा बियरर प्लांट के अंदर नहीं आता है? जैसे कि टिम्बर, लंबर, ये सब क्रॉप्स। जैसे कि लोग कहेंगे कि मैम क्रॉप्स भी तो हम लोग बार बार उगाते हैं। पर नहीं, अगर हम लोग व्हीट ग्रो करते हैं कोई लैंड पे, तो क्रॉप को देखना पूरा जड़ से ही काट कर तोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर से न्यू क्रॉप ग्रो होता है। बट क्रॉप्स को पूरा उखाड़ देते हैं फ्रॉम द लैंड। तो इस तरीके का जो चीज है वो बियरर प्लांट नहीं होता है। इसलिए टिम्बर क्या होता है, हम लोग उस पेड़ का मतलब लकड़ी ही काट देते हैं, तो जड़ से ही उसको हटा देते हैं, जिस चीज को रूट से ही अलग कर देते हैं वो बियरर प्लांट नहीं होता है। इसलिए इफ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम टिम्बर, क्रॉप्स, ये सब बियरर प्लांट नहीं है। मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज, हम लोग सिर्फ फल निकाल के बेच दिए, वो बियरर प्लांट है। अब इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, जब सबसे पहले हम लोग कोई एसेट खरीद कर लाते हैं, तो उसका क्या क्या चीज को हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले अगर किसी एसेट को हम लोग कैश में खरीद कर लाएंगे, मतलब सोचो कोई मशीन है, उस मशीन को हम लोग खरीदें और बदले में कैश देकर आए, तो ये परचेज ऑफ असेट्स बाय कैश है। इसमें दो तरीके का होता है, कौन कौन सा आइटम उसके कॉस्ट में इंक्लूड होगा, मतलब परचेज प्राइस में इंक्लूड होगा, कौन कौन सा कॉस्ट उसके परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं होगा, ये हम लोग को पता है। जैसे परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, जैसे सोचो मशीन था 10 lakhs का, शॉपकीपर ने हमें 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमें वो कितना पड़ा, 9 लाख का। तो यहाँ हम लोग 9 लाख ही लिखेंगे, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट हटाकर सिर्फ 9 लाख लिखेंगे, 10 लाख नहीं, ट्रेड डिस्काउंट हटाकर लिखेंगे। अगर उसको कोई नॉन रिफंडेबल अमाउंट दिए हैं या कोई टैक्स पे करके आए उस एसेट के ऊपर, तो फिर वो कौन कौन से एक्सपेंस ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसको लाने में जो ट्रांसपोर्ट लगा जैसे कैरेज, ये सब, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ऐड होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस हम सबको पता है ऐड होगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते में आ रहा है इसके लिए कोई इंश्योरेंस कराए। पीछे हम चार बताए थे, वैसे ही और खर्चा है, जैसे प्रोफेशनल फीस है, कोई इंजीनियर को बुलाना पड़ा अगर तो उसको पेमेंट करना पड़ा, कोई स्टार्टअप या कमीशनिंग कॉस्ट, कमीशनिंग कॉस्ट मतलब होता है ट्रायल रन कॉस्ट, जब भी हम लोग कुछ मशीन सेटअप करते हैं तो एक बार उसको चलाकर देखते हैं ट्रायल के लिए कि कैसा बन रहा है, या कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो बनाकर देखते हैं कुछ प्रोडक्ट कि ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसमें भी मेरा कुछ खर्चा हो जाता है, मटेरियल लग जाता है, लेबर लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी लग जाता है, तो उसमें मेरा खर्चा होता है। साइट प्रिपरेशन एक्सपेंस, साइट को एक बार के लिए प्रिपेयर कराना पड़ता है, और भी कोई भी एक्सपेंस जो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम लोग खर्चा करते हैं। एक मशीन को वर्किंग कंडीशन मतलब एकदम अच्छे से चलने लगा, उस कंडीशन में लाने तक उसमें जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा, प्लस और एक चीज अलग से देखना है, डी कमीशनिंग कॉस्ट, डी कमीशनिंग होगा, डीकमीशनिंग कॉस्ट होता है जो बाकी सारा चीज, अगर हम लोग सोचो ये मशीन खरीद कर लाए हैं पर उसके लिए पहले वाला मशीन हटाए हैं, डीकमीशनिंग मतलब हटाना, कमीशनिंग मतलब स्टार्ट करना, डीकमीशनिंग मतलब डिस्पोजल करना, रिमूवल करना, पुराने मशीन को हटाना, वो भी नए मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्योंकि पुराना मशीन को हटाने का खर्चा इसीलिए हुआ है क्योंकि आज हम लोग न्यू मशीन खरीद कर लाए हैं। तो याद रहे, डीकमीशनिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हो या कॉस्ट ऑफ रिमूवल हो, सभी उस मशीन के कॉस्ट में, परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा।
तो इस तरह आ जाता है कॉस्ट। अब अगर जर्नल पूछे तो हम लोग ये जर्नल देंगे एसेट टू बैंक, तो हम लोग को नॉर्मली क्या पता है, एसेट टू बैंक। तो ये क्या आ गया बीच में, ये इसलिए आ गया क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग कभी भी अगर न्यू मतलब आज अगर एक मशीन खरीदे हैं तो कभी ना कभी तो इस मशीन को हटाना ही पड़ेगा। जिस दिन इस मशीन को हटाएंगे उस दिन खर्चा तो होगा ही। तो उसके लिए हम लोग अभी से ही प्रोविजन बना लेते हैं कि सोचो हमको पता है इस मशीन को हटाने के लिए हम लोगों को 1 लाख रुपीज तो खर्च हो जाएगा, तो अभी से 1 लाख का हम लोग प्रोविजन बना लेंगे। हर साल थोड़ा थोड़ा एक पिगी बैंक में, एक बॉक्स में हम लोग डालते रहेंगे जो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग होगा। जिस दिन हटाने का टाइम आएगा उस दिन इस प्रोविजन को यूज कर लेंगे। तो कौन कौन सा कॉस्ट इसमें नहीं ऐड करना है, इनॉग्रेशन कॉस्ट। जैसे जब भी कोई न्यू बिजनेस शुरू करता है तो एक बार ओपनिंग सेरेमनी रखता है, ओपनिंग के दिन में मेरा बहुत खर्चा होता है, उस खर्चे को कभी भी उस एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। अगर हम लोग उस न्यू प्रोडक्ट जो मशीन खरीद के लाए उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का हम लोग अभी से ऐड दे रहे हैं, तो उसका मशीन के प्राइस में उसका कॉस्ट में उसका प्राइस ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऐड नहीं होगा। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर हम लोग बहुत सारा लेबर रखे हैं उस मशीन को चलाने के लिए, उस लेबर को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्टाफ रखे हैं जो उस लेबर को सिखाएगा कि मशीन चलता कैसा है, तो उस स्टाफ को जो हम लोग पैसा देंगे, ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर होगा, वो मशीन के परचेज प्राइस में ऐड नहीं होगा। फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट ओवरहेड, रीलोकेशन कॉस्ट, मतलब अगर हम लोग का फर्म एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है तो मशीन भी तो इधर से उधर लेके जाएंगे, तो पहले डी कमिश्निंग करना पड़ेगा, फिर उसको कमिश्निंग करना पड़ेगा, तो इसमें जो खर्चा होगा वो खर्चा भी इसमें हम लोग नहीं लेंगे। तो ये 5 आइटम हम लोग ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद एक हम लोग को एग्जाम्पल दिया है, एक्स परचेज, हम लोगों ने लैंड परचेज किया है 50 लाख का फॉर एक न्यू बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों ने एक लैंड खरीदा है 50 लाख। कॉस्ट ऑफ पुराना बिल्डिंग पहले डेमोलिश किए हैं 5 लाख में, उसको उस मशीन उस बिल्डिंग को हम लोग बेच दिए हैं 1 लाख में, लीगल चार्ज लगा न्यू बिल्डिंग परचेस करने में 2.5 लाख, और एक इंश्योरेंस कराए हैं हम लोग 1 लाख। तो बताओ उस लैंड का एक्चुअली कॉस्ट क्या है, परचेस प्राइस क्या है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में ये सारा खर्चा को हम लोग ऐड कर देंगे, इंटरिम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। इंटरिम प्रॉफिट होता है जो 2 डिपार्टमेंट आपस में प्रॉफिट करता है, उस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस होता है तो सर